नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर की किताब वित्तीय लेखांकन एवं निर्णयन। इस किताब में हमने एक चैप्टर बीमा संबंधी दावे कंप्लीट कर लिया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीमांत अवशोषण एवं अंतर लागत, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग। इस चैप्टर में सीमांत लागत, अवशोषण लागत और अंतर लागत के बारे में हम पढ़ेंगे। लागत से हमारा तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण के संबंध में आए हुए खर्चों से है। सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय है अगर उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि की जाती है तो लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि की जाए तो उस एक इकाई की वृद्धि करने से जो लागत में जो वृद्धि होती है वही सीमांत लागत कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 100 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन है वो 100 इकाइयों का है और जो लागत है वह है 5,000 रुपये। सीमांत लागत, उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि। अब अगर 100 इकाई की जगह उत्पादन को 101 इकाइयां कर दिया जाए, एक इकाई की वृद्धि कर दी और लागत मान लीजिए 5,000 की जगह अब 5,050 रुपये आ रही है। उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि की, 100 इकाइयों की जगह अब उत्पादन 101 इकाइयां किया जा रहा है, एक इकाई की वृद्धि हुई और एक इकाई की वृद्धि होने की वजह से लागत में जो वृद्धि होती है, लागत में जो वृद्धि हुई 5,000 की जगह अब लागत आ रही है 5,050 रुपये। तो वो लागत जो वृद्धि हुई है वो लागत सीमांत लागत कहलाती है। एक इकाई के उत्पादन में वृद्धि हुई और लागत में यहां वृद्धि हुई 50 रुपए की। तो ये जो 50 रुपए है ये इस वस्तु की सीमांत लागत कहलाती है। अब लागत के संबंध में हम देखते हैं कि लागत मुख्य रूप से स्थायी व्यय एवं स्थायी व्यय एवं परिवर्तनशील व्ययों के रूप में लागत को जो है विभाजित किया जा सकता है मुख्य रूप से। यहां अगर देखा जाए, मान लीजिए कि एक वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन है वो एक इकाई का किया जा रहा है और जो व्यय है, एक इकाई का उत्पादन किया जा रहा है और जो व्यय है वो सामग्री और श्रम के रूप में व्यय हो रहा है। एक इकाई का उत्पादन करने पर मान लीजिए कि 100 रुपये की सामग्री लगती है। किसी एक वस्तु का निर्माण करने पर उसमें जो कच्ची सामग्री प्रयोग होती है वह 100 रुपये की प्रयोग होती है और जो श्रम है, जो मजदूरी है
वो लगती है 50 रुपये। तो इन दोनों का योग आएगा 150 रुपये। अगर उत्पादन को बढ़ाकर 2 इकाइयाँ कर दिया जाए तो सामग्री की लागत अब 200 रुपये आएगी, क्योंकि एक वस्तु के निर्माण में अगर 100 रुपये की सामग्री लगती है तो 2 वस्तुओं के निर्माण में अब 200 रुपये की सामग्री लगेगी, कच्चा माल लगेगा। और जो मजदूरी है वो अब 100 रुपये आएगी। यहाँ पर 2 वस्तुओं का निर्माण करने पर 100 रुपये के हिसाब से 200 रुपये लागत आ रही है, और मजदूरी जो है 50 रुपये 1 इकाई के उत्पादन में है, तो 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर 100 रुपये मजदूरी आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि 1 इकाई का उत्पादन करने पर जो लागत है 150 रुपये है, और 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर जो लागत है 300 रुपये है। 1 इकाई का उत्पादन करने पर सामग्री की लागत है 100 रुपये, 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर सामग्री की लागत है 200 रुपये, और श्रम की लागत है 50 रुपये, और 2 इकाई का उत्पादन करने पर श्रम की लागत है 100 रुपये। यानी कि लागत में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सामग्री है उसकी लागत में परिवर्तन हो रहा है, श्रम की लागत में भी परिवर्तन हो रहा है, और ये जो कुल लागत है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। यानी कि उत्पादन की मात्रा में जब हम बढ़ोतरी कर रहे हैं तो लागत भी बढ़ रही है, अगर उत्पादन की मात्रा में कमी की जाए तो लागत में भी कमी होगी। यानी ये जो लागत है वो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तन हो रही है, तो ये परिवर्तनशील व्यय कहलाते हैं। किसी भी प्रकार के खर्चों में अगर उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तन होता है, यानी उत्पादन की मात्रा को अगर घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो खर्चे भी घटे और खर्चे भी बढ़ जाते हैं, तो वैसे खर्चे, वैसे व्यय परिवर्तनशील व्यय कहलाते हैं। इनको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, VARY। वेरी का मतलब होता है परिवर्तन। तो परिवर्तनशील व्यय, जब उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो खर्चे बढ़ते हैं, उत्पादन की मात्रा को घटा दिया जाता है तो खर्चे घट जाते हैं। उत्पादन की मात्रा के साथ साथ ऐसे खर्चे परिवर्तित होते रहते हैं। बात करते हैं स्थायी व्ययों की। तो स्थायी व्ययों के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे किराया, पूंजी पर ब्याज, किसी कर्मचारी का या प्रबंधक का वेतन, ये सब स्थायी व्यय कहलाते हैं। जिन व्ययों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उत्पादन की मात्रा कम हो, ज़्यादा हो, चाहे उत्पादन एकदम ही बंद हो जाए, ये खर्चे तो व्यवसाय को वहन करने ही पड़ेंगे। इन खर्चों पर उत्पादन की मात्रा का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए कि कारखाने का किराया है 10,000 रुपये। अब कारखाना में चाहे 1 इकाई का उत्पादन हो, कारखाने में चाहे 100 इकाइयों का उत्पादन हो, किराया तो 10,000 रुपये रहेगा। उत्पादन की मात्रा का जिन व्ययों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो वे स्थिर व्यय कहलाते हैं। पूंजी पर ब्याज भी फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि पूंजी है वो 10 लाख रुपए की पूंजी है और उस पर 10% ब्याज दिया जाता है, तो 1 लाख रुपए ब्याज रहेगा, चाहे उत्पादन की मात्रा कितनी हो, कम हो, ज़्यादा हो या शून्य के बराबर हो, पूंजी पर ब्याज तो फिक्स ही रहेगा, स्थायी रहेगा। इनको फिक्स्ड एक्सपेंसेज या फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो हमने बात की स्थायी व्ययों की और परिवर्तनशील व्ययों की। स्थायी व्यय ऐसे व्यय जो उत्पादन की मात्रा का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उत्पादन की मात्रा कम हो, ज़्यादा हो, ये खर्चे फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और परिवर्तनशील व्यय जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए, कुल लागत, तो कुल लागत में फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी व्यय और प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, कुल लागत, स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्ययों को मिलाकर किसी वस्तु की कुल लागत ज्ञात की जाती है। यहां पर TC का मतलब है टोटल कॉस्ट, कुल लागत। F है यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी व्यय, और V है यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई परिवर्तनशील व्यय, प्रति इकाई परिवर्तनशील व्यय। और X है यहां पर
उत्पादन x है यहाँ पर, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, उत्पादन की मात्रा है इकाइयों में। मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन में 10,000 रुपये स्थायी व्यय आते हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई जो परिवर्तनशील लागत है वो है 4 रुपये और 5,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई है 4 रुपये और x है 5,000। तो 4 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। परिवर्तनशील व्यय प्रति इकाई 4,000 है तो 5,000 इकाइयों के लिए 20,000 हो जाएगा। तो कुल लागत हो गई 10,000 प्लस 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000, तो कुल लागत हो जाती है 10,000 प्लस 20,000, कुल लागत है 30,000 रुपये। अब हम बात करेंगे व्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी व्यय, परिवर्तनशील व्यय। लेकिन एक अर्ध परिवर्तनशील व्यय, अर्ध परिवर्तनशील व्यय ये जो अर्ध परिवर्तनशील व्यय होते हैं ये प्रत्येक व्यवसाय में होते हैं और अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में 2 तत्व मौजूद होते हैं। एक तो स्थायी तत्व यानी स्थायी व्यय और एक इनमें परिवर्तनशील तत्व या फिर परिवर्तनशील व्यय। अर्ध परिवर्तनशील व्यय जो है वो दोनों व्ययों का मिश्रण है। स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय दोनों व्ययों का मिश्रण है अर्ध परिवर्तनशील व्यय। उदाहरण के लिए जैसे टेलीफोन व्यय, टेलीफोन के खर्चे, फोरमैन का वेतन, बिजली, ये कुछ खर्चे जो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों के उदाहरण हैं। अर्ध परिवर्तनशील व्यय उत्पादन की एक मात्रा तक स्थिर रहते हैं और फिर एक निश्चित मात्रा के बाद में ये खर्चे जो हैं परिवर्तन होने लग जाता है। इन खर्चों में ये खर्चे परिवर्तनशील व्ययों का रूप ले लेते हैं। अर्ध परिवर्तनशील व्यय जो हैं एक निश्चित सीमा तक तो स्थायी रहते हैं और फिर उस सीमा के बाद में जो है इन खर्चों में बढ़ोतरी होने लग जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए टेलीफोन व्यय है, तो अगर जैसे टेलीफोन का बिल है वो 200 रुपये प्रति माह आएगा, चाहे एक कॉल किया जाए या एक कॉल से लेकर 100 कॉल तक अगर कॉल किया जाता है टेलीफोन से तो 200 रुपये प्रति माह जो है बिल आएगा। तो ये 200 रुपये स्थिर हो गए एक निश्चित सीमा तक। अगर 100 कॉल तक किया जाता है तो टेलीफोन का खर्चा 200 रुपये प्रति माह आएगा। लेकिन अगर 100 कॉल के बाद में एक भी अगर अतिरिक्त कॉल किया जाए तो फिर 50 पैसे प्रति कॉल के हिसाब से जो है बिल का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये जैसे अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का उदाहरण है। पहले एक निश्चित सीमा तक स्थिर रहते हैं और फिर निश्चित सीमा के बाद में वो परिवर्तनशील व्ययों का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि वो उन खर्चों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। तो अगर 100 कॉल किए तो खर्चा आया 200 रुपये, अगर 50 कॉल हुए तो भी खर्चा आया, टेलीफोन का खर्चा आया 200 रुपये, और अगर 100 कॉल होते हैं तो भी खर्चा आता है 200 रुपये। लेकिन अगर 101 कॉल हो जाते हैं तो फिर जो खर्चा आएगा, जो बिल आएगा 200 रुपये 50 पैसे। और अगर 101 के बाद में अब अगर जितने भी कॉल किए जाएंगे एक्स्ट्रा उनके लिए 50 पैसे प्रति कॉल की दर से बिजली का बिल आएगा। इसी प्रकार जैसे फोरमैन है तो 50 श्रमिकों की नियुक्ति तक, अगर 50 श्रमिक काम कर रहे हैं किसी कारखाने में, वहां पर एक फोरमैन नियुक्त किया जाता है, एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाता है। तो उसका जैसे मान लीजिए कि 50 श्रमिकों तक जो सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है उसकी सैलरी है 5,000 रुपये। अब अगर कारखाने में 10 श्रमिक काम कर रहे हैं तो भी उसको 5,000 रुपये सैलरी, जो फोरमैन का वेतन है वो 5,000 रुपये खर्चा रहेगा। अगर किसी कारखाने में 45 श्रमिक काम कर रहे हैं तो भी जो है फोरमैन को 5,000 रुपये ही वेतन चुकाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही श्रमिकों की संख्या
51 हो जाती है, वहां पर 2 फोरमैन की नियुक्ति करनी पड़ेगी। 50 श्रमिक तक एक फोरमैन एक सुपरवाइजर काम करता है। अब 1 से लेकर 50 तक कितने भी श्रमिक काम करें, जो है फोरमैन का वेतन फिक्स रहेगा, एक फोरमैन का वेतन 5,000 रुपये रहेगा। लेकिन अगर श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो वहां पर फिर 2 फोरमैन की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और जैसे ही श्रमिकों की संख्या 51 हुई, अब जो है फोरमैन का वेतन, 2 फोरमैन का वेतन 5,000 के हिसाब से 10,000 हो जाएगा। ऐसे ही बिजली के खर्चे। तो ये कुछ उदाहरण हैं अर्ध परिवर्तनशील व्ययों के। अर्ध परिवर्तनशील व्यय एक निश्चित सीमा तक स्थायी रहते हैं और फिर उस सीमा के बाद में उनमें परिवर्तन होना यानी बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाती है। अब पता कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो हम टोटल कॉस्ट में 2 ही प्रकार के जो खर्चे हैं उनको सम्मिलित करते हैं। जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने देखा F प्लस VX, तो टोटल कॉस्ट में हम स्थायी और परिवर्तनशील 2 ही प्रकार के व्ययों को शामिल किया जाता है। तो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों को भी हमको अब विभाजित करना पड़ेगा स्थायी व्ययों में और परिवर्तनशील व्ययों में। और जो स्थायी तत्व है अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का, जो स्थायी व्यय हैं वो स्थायी व्ययों में जोड़ दिए जाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट में, और जो परिवर्तनशील तत्व है वो वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उत्पादन, और इधर लिख लेते हैं अर्ध परिवर्तनशील व्यय। सेमी वेरिएबल अर्ध परिवर्तनशील व्ययों को कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन, मान लीजिए 1000 इकाइयों के उत्पादन पर जो अर्ध परिवर्तनशील व्यय हैं वो आते हैं 14,000 रुपये के, और 2000 इकाइयों के उत्पादन पर जो है उत्पादन ये इकाइयों में है। 1000 इकाइयों के उत्पादन पर अर्ध परिवर्तनशील व्यय है 14,000 रुपये, और 2000 इकाइयों के उत्पादन पर जो अर्ध परिवर्तनशील व्यय हैं वे हैं 18,000 रुपये। पता चल रहा है अर्ध परिवर्तनशील व्यय पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं होते, वो एक निश्चित सीमा तक स्थिर रहते हैं और फिर जो है इनमें परिवर्तनशील तत्व आ जाता है। तो 1000 इकाइयों पर 14,000 है, 2000 इकाइयों पर 18,000 है। अब अगर इन अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में जो स्थायी तत्व और परिवर्तनशील तत्व जो शामिल है उसको अलग अलग कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील व्ययों में जो स्थायी और परिवर्तनशील तत्व है उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एट 2 डिफरेंट लेवल, यानी उत्पादन के अलग स्तरों पर लागत का अंतर, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एट 2 डिफरेंट लेवल अपॉन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, उत्पादन मात्रा में अंतर। तो जो उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर जो लागत का अंतर है उसमें उत्पादन मात्रा में जो अंतर है, उत्पादन की इकाइयों में जो अंतर है, उस अंतर का भाग लगा देते हैं। तो जो है परिवर्तनशील प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत ज्ञात हो जाती है। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत से हमारा तात्पर्य है V से। यहां पर जो V है वो हम ज्ञात कर पाएंगे इस फॉर्मूले से। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एट 2 डिफरेंट लेवल, उत्पादन के अलग स्तरों पर लागत का अंतर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, उत्पादन मात्रा में अंतर। तो यहां पर हम देखते हैं 2 अलग अलग स्तर दिए हुए हैं उत्पादन के,
1000 इकाइयाँ और 2000 इकाइयाँ, ये उत्पादन के दो अलग अलग स्तर हैं और इन दो स्तरों पर जो लागत है वो भी अलग अलग है और इनमें अंतर है। तो उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर लागत का अंतर, तो 18,000 माइनस 14,000। दो स्तरों पर लागत में अंतर है 4,000 का, और उत्पादन मात्रा में अंतर, दोनों अलग अलग स्तरों पर उत्पादन मात्रा में भी अंतर है। तो यहां पर जो उत्पादन मात्रा में अंतर है 1000 इकाइयों का, तो 4000 को 1000 से अगर डिवाइड करें तो आता है 4 रुपए। तो 4 रुपए जो है वो आ जाएगा प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। V ज्ञात हो गया। अब फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करना आसान रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमने इन अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में से जो है एक तत्व परिवर्तनशील व्यय तो ज्ञात कर लिया। अब स्थायी व्यय ज्ञात करने हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाएगी तो फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसी भी स्तर का ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी स्तर का यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि जो स्थायी व्यय है वो तो फिक्स रहते हैं, स्थायी रहते हैं किसी भी स्तर पर। तो 14,000 जो हमने अर्ध परिवर्तनशील व्यय लिए यहाँ पर। वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए प्रति इकाई, और 14,000 जहां अर्ध परिवर्तनशील व्यय आ रहे हैं वहां पर उत्पादन हो रहा है 1000 इकाइयों का। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 14,000, और इसमें से 14,000 सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 1000 इकाइयों के उत्पादन पर, और इसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 4,000 रुपये घटा दिए जाएं, माइनस कर दिए जाएं, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट आती है वो आती है 10,000 रुपये। और ये 10,000 रुपये स्थायी व्यय, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सभी स्तरों पर समान रहेगी, चाहे 1000 इकाइयों का उत्पादन हो, चाहे 2000 इकाइयों का उत्पादन हो, चाहे इसी क्रम में आगे ये उत्पादन बढ़ता रहे। तो अगर इस फॉर्मूले में रखा जाए इन लागतों को, तो 10,000 जो है फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है 4,000, और उत्पादन जो है यहाँ पर 1000 इकाइयाँ अगर उत्पादन लें तो टोटल कॉस्ट आती है 14,000। अब अगर इसी प्रकार किसी क्वेश्चन में अगर बिक्री दी जाए और टोटल कॉस्ट दी जाए, सेल्स दी जाए और टोटल कॉस्ट दी जाए। अब टोटल कॉस्ट में भी जैसे हमने बात की थी अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में, तो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में भी जो स्थायी तत्व और परिवर्तनशील तत्व दोनों सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार टोटल कॉस्ट में भी स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय दोनों शामिल होते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे दी जाए और सेल्स दे दी जाए और स्थायी और परिवर्तनशील व्यय ज्ञात करने दिए जाएं, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर जो सेल्स है 5,000 रुपये। किसी मान लीजिए वर्ष 2018 की जो बिक्री है वो है 5,000 रुपये और 2019 की बिक्री है 6,000 रुपये, और जो टोटल कॉस्ट है वो 5,000 रुपये पर 35,000 आती है, और 6,000 रुपये पर जो टोटल कॉस्ट आ रही है 40,000 आ रही है। टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब अगर इस टोटल कॉस्ट में से स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय पूछे जाएं तो क्या करेंगे? पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। V फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, V का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो चेंज इन कॉस्ट 40,000 माइनस 35,000 या 5,000, और चेंज इन सेल्स 6,000 माइनस 5,000, तो सेल्स में परिवर्तन हो रहा है 1,000 इकाइयों का, तो ये आएगा 5 रुपये। तो जो वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई है वो आ रही है 5,000 रुपये, और फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज्ञात करनी हो तो टोटल कॉस्ट माइनस
वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला है T इज इक्वल टू F प्लस V, टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हमको फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करनी हो तो टोटल में से V माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो F ज्ञात हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट है 35,000 और इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई जो लागत है परिवर्तनशील वो 5 है और जो उत्पादन किया हुआ है 5,000 इकाइयों का है। तो प्रति इकाई 5 रुपये के हिसाब से लागत आई है, 5,000 इकाइयों के उत्पादन करने पर लागत आएगी 25,000 रुपये। तो 35,000 टोटल लागत है, उसमें से परिवर्तनशील लागत है 25,000। 35,000 जो है कुल लागत है और जो परिवर्तनशील लागत है वो है 25,000। तो स्थायी व्यय है 10,000 रुपये, स्थायी व्यय है 10,000 रुपये। तो अगर सेल्स दी हुई हो दो अलग अलग अवधियों के लिए और जो टोटल कॉस्ट दी हुई हो उनके संदर्भ में, तो फिर हमको अगर पूछा जाए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी हो तो हम चेंज इन कॉस्ट बट्टा चेंज इन सेल्स इस फॉर्मूले से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे और फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जब 35,000 रुपये टोटल कॉस्ट है उसमें से 10,000 तो फिक्स्ड कॉस्ट है और 25,000 वेरिएबल कॉस्ट है। हम एक चीज और देखेंगे यहां पर कि ये जो फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू F प्लस V। अब अगर इसको ऐसे लिखा जाए S माइनस T इज इक्वल टू P, यानी सेल्स में से विक्रय में से अगर कुल लागत घटा दी जाए तो लाभ ज्ञात होगा। T है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का टोटल कॉस्ट है और अगर विक्रय में से टोटल कॉस्ट घटा दी जाए तो लाभ ज्ञात होगा। अब अगर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया जाए T माइनस V माइनस F इज इक्वल टू P। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें, फिक्स्ड कॉस्ट घटा दें तो जो बाकी बचता है वो बचता है P। अब अगर सेल्स में से केवल वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया जाए तो बचेगा F प्लस P, स्थायी लागत और लाभ। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, यहां पर जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, सीमांत लागत पढ़ रहे हैं, तो सीमांत लागत लेखांकन में जो स्थायी व्यय और जो लाभ हैं इनको C कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन, यानी कि अंशदान। टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सेल्स में से टोटल कॉस्ट गई P आ रहा है, या फिर सेल्स में से V गया F गया तो P आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और अगर सेल्स में से केवल V घटा दी जाए, केवल वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाए तो बचता है F प्लस P, और F प्लस P को यहां पर सीमांत लागत लेखांकन में C कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन। लागत लाभ मात्रा, इसको लागत लाभ मात्रा या फिर अंशदान कहा जाता है। इसके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे आगे की क्लास में और इसके संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।